नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2014 से पहले का समय याद कीजिए, जब आप बस में बैठते थे, किसी सार्वजनिक जगह पर जाते थे, ट्रेन में बैठते थे। इसके अलावा दफ्तर में, घर के आसपास, बसों में सीट के पीछे लिखा रहता था, लावारिस वस्तु से सावधान। लावारिस वस्तु मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस तरह के वाक़ये आम थे और उतने ही आम थी बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं। बम धमाके रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए थे। हमने एक तरह से स्वीकार कर लिया था कि अब इसी तरह से जीना है, इसी माहौल में इसी तरह से जीना है। बम धमाके हमारे जीवन का अनचाहा हुआ अनिवार्य अंग है, या कहें कि जो है अनचाही बुराई है, जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। उस समय की सरकार ऐसा लगता था कि लाचार है, बेबस है, और वो चाहकर भी, या पता नहीं चाहती थी कि नहीं, चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही है। कम से कम हो नहीं रहा था, तो इसलिए निश्चित रूप से लगता है कि सरकार जो है वो ऐसा कुछ इसे रोकने में पूरी तरह से अक्षम है। लेकिन असल में हम लोग क्या, एक मानव का स्वभाव होता है, अच्छी चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। 14 से आज हम 2022 में हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की इस तरह की घटनाएं, ऐसा लगता है कि ये 25-50 साल पहले की बात रही होगी। हमारे जहन में अब इस तरह का डर, इस तरह की आशंका, किसी सार्वजनिक वाहन से चलते हुए, सार्वजनिक स्थान पर जाते हुए, रेस्टोरेंट में जाते हुए, होटल में रुकते हुए, ऐसा कोई डर नहीं लगता है। ट्रेन में बैठते हुए हमें नहीं लगता कि कहीं हमारी सीट के नीचे बम तो नहीं रखा है। इस डर को, इस आशंका को, इस भय की ग्रंथि को हमारे मन से पूरी तरह से निकाल दिया। और सत्ता में आने के कुछ ही साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम ये भूल गए, हम अब इसको सामान्य हमने मान लिया है। उनकी इस उपलब्धि का हम कोई बखान नहीं करते, हम कोई गुणगान नहीं करते। हमको लगता है कि ये तो स्वाभाविक बात है, सरकार को करना ही चाहिए। तो सरकारें तो उससे पहले भी थी हुजूर, उन सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्या उनका ये संवैधानिक दायित्व नहीं था कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करें? लेकिन ये हुआ, और ये करते हुए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो है निर्दोष व्यक्ति को न फंसाया गया, न दोषी ठहराने की कोशिश हुई। और वो दौर हमने देखा 2014 से पहले, जब देश की दो बड़ी नामी एजेंसीज सीबीआई और आईबी के बीच में युद्ध कराने की कोशिश हुई। उनके अधिकारियों के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हुई। किस लिए? संविधान की रक्षा के लिए नहीं, कानून की रक्षा के लिए नहीं, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, आतंकवादियों को बचाने के लिए, आतंकवाद के आरोपियों को बचाने के लिए, उनको आतंकवाद के आरोपियों को, आतंकवाद में लिप्त लोगों को, उनको निर्दोष साबित करने के लिए। ये हमने आपने सब ने ये सब देखा हुआ है। और ये मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये कोई 100 साल, 200 साल, 500 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, रामायण काल या महाभारत काल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे आपके जीवन में देखा हुआ, निकट जीवन में देखा हुआ सत्य है। आतंकवाद की चर्चा इस समय फिर से देश में हो रही है, और हो रही है इसलिए कि 2008 में जो अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें उसके लिए जो दोषी हैं, उनमें से 49 में से 38 को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, बाकी 11 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। किसी भी मामले में, किसी भी अपराध में फांसी की सज़ा इतने लोगों को एक साथ पहली बार सुनाई गई। और जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने घोषणा की थी कि पाताल से भी निकालकर इन लोगों को सज़ा दिलाएंगे, कानून के तहत इन लोगों को सज़ा दिलाएंगे, और वो साकार हो गया। इसलिए ये मुद्दा फिर से उठा है। इसलिए उठा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहा है, पंजाब और उत्तराखंड, गोवा में हो चुका है, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में अभी मतदान होना कुछ चरणों का बाकी है। मणिपुर में पूरा ही, और उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का हो गया है, चौथे चरण का कल हो जाएगा। सवाल इसलिए उठा है
कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 साल पहले एक ऐसी सरकार थी जिसने 13 आतंक के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की कोशिश की। सत्ता में आने के बाद उनकी प्राथमिकता क्या थी? उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को सहूलियत देना नहीं, उनकी बिजली पानी की समस्या हल करना नहीं, उनके विकास के कार्यक्रम शुरू करना नहीं, आतंक के आरोपियों के मुकदमे वापस लेना। और जब अदालत का तमाचा पड़ा तब उनको पीछे हटना पड़ा, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर कोई विकल्प होता अदालत की अवमानना करके भी और वो कदम उठाने की, तो वो भी करते। आप देखिए, बाटला हाउस की बात कीजिए या जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बात कीजिए, किसी भी मामले में आतंकवादियों की बात कीजिए, जो उनके पैरोकार हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनसे सहानुभूति रखते हैं, उनको आप पहचानिए। देखिए, पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, जो आतंकवाद को यहाँ तक ले आती हैं, आतंकवादियों को यहाँ तक पहुँचाती हैं, अपने देश में उनको जो है ट्रेनिंग देती हैं, पैसा देती हैं, हर तरह की सुविधा मुहैया कराती हैं, उनका जो ऑपरेशन का तरीका है वो भारत में तमाम कई ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम ऐसे एनजीओ हैं जिनके जरिए वो ऑपरेट करते हैं। वो जैसे अर्बन नक्सल होते हैं वैसे इन आतंकवादियों के ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं। जैसे ही इस तरह की कोई घटना होती है उनके समर्थन में, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कभी आपने सुना है कि इसलिए खटखटाया गया हो कि देश में भूखमरी थी, भूख से इतने लोग मर गए, बेरोज़गारी थी, महंगाई थी, कोई और समस्या थी लोगों की, बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही थी, ऐसे किसी मुद्दे के लिए कोई संगठन सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को पहुंचा क्या? लेकिन एक आतंकवादी को फांसी की सज़ा न मिले, उसे रोकने के लिए देश के तमाम प्रबुद्ध लोग आधी रात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वो दरवाज़ा खुल भी गया। सुनवाई भी हुई, ये निष्पक्षता दिखाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये निष्पक्षता हर मामले में दिखे तो और अच्छी हो। मैं किसी अदालत पर और किसी जज के या किसी पीठ के फैसले पर सवाल नहीं उठाता। मैं सवाल उठाता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, जिसे आप सही मानते हैं उसे सबके लिए सही मानिए, जिसे गलत मानते हैं उससे सबके लिए गलत मानिए। ये सही गलत में देखकर जो है, जो कहते हैं ना कि माथा देखकर तिलक मत लगाइए। तिलक लगा रहे हैं आप, लगाने का काम कर रहे हैं तो उसी तरह से लगाइए सबको, लेकिन माथा देखकर किसी को छोटा किसी को बड़ा जो है, ये बात ठीक नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा उठाया कि सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ ये आतंकवाद से जुड़े लोग क्यों हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट में जिस आतंकवादी को सजा हुई है मोहम्मद सैफ, उसको जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में भी फांसी की सजा हुई है और उसके पिता जो है समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनके नेताओं के साथ फ़ोटो है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो सवाल उठना तो बड़ा लाजमी है। सवाल ये है कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि हमारे बहुत सारे नेता ऐसी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान को पसंद आती है, जो आईएसआई को पसंद आती है, जो पाकिस्तान की सेना को पसंद आती है, जो चीन की इस्टेब्लिशमेंट को पसंद आती है। भारत के पक्ष में क्यों नहीं बोलते? क्या वजह है? तो सवाल ये है कि साहब, आतंकवाद से डर नहीं लगता, डर लगता है आतंकवादियों के इन पैरोकारों से, भारतीय नागरिक के भेष में रहने वाले इन आतंकवाद के समर्थकों से। मैं बार बार कहता हूं कि बाहर के दुश्मन से लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन घर के भीतर जो दुश्मन है, पहले उनकी पहचान मुश्किल होती है, पहचान हो जाए तो लड़ना मुश्किल होता है। और यही हो रहा है इस देश के साथ, यही समस्या हो रही है कि अगर उनसे सवाल पूछिए, उन पर सवाल उठाइए, तो पहला होता है कि भाई हम सत्ता में नहीं, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष से क्यों सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए। फिर दूसरा सवाल होता है कि क्या जो सत्ता में हैं या उनके समर्थक हैं वही राष्ट्रप्रेमी हैं, वही राष्ट्रभक्त हैं, जो विरोध में हैं वो सब देशद्रोही हैं। सवाल इसका नहीं है कि आप देशद्रोही हैं या कौन देशभक्त है,
ये सर्टिफिकेट कोई नहीं बांट रहा है। सवाल आपसे भी कोई नहीं पूछ रहा है, पूछेगा अगर आप अपने आप से सवाल पूछें। अपने आप से सवाल पूछें कि ऐसा क्यों होता है कि आप हर बार, चाहे बाटला हाउस का मामला हो, चाहे 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट का मामला, तमाम बॉम्ब ब्लास्ट जितने बम धमाके हुए हैं देश में, उनमें जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं आप? क्यों ऐसा होता है कि आप सेना के साथ, अपनी देश की सेना के साथ नहीं खड़े होते? सेना की कार्रवाई पर आपको सबूत चाहिए और आतंक के आरोपी और दोषी के खिलाफ सबूत होने पर भी आप भरोसा करने को तैयार नहीं। तब आप जो है ये नहीं कहते कि इनके निर्दोष होने का तो कोई सबूत है नहीं, तो ये अदालत ने अगर इनको दोषी ठहराया है तो सही ठहराया है। अदालत के फैसले पर भी आप सवाल उठाते हैं, इसलिए सवाल पूछा जाता है। सवाल इसलिए नहीं पूछा जाता कि आप विपक्ष में हैं। मेरा मानना है कि ये सत्ता पक्ष जो है और विपक्ष, ये फर्क जो है सवाल पूछने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। हमको जो लगेगा या किसी को भी जो लगेगा, एक आम नागरिक देश का जो है उसको लगेगा कि ये गलत है तो उनसे सवाल पूछेगा। सत्तारूढ़ दल के लोगों को गलत करते हुए देखेगा, उनसे सवाल पूछेगा। तो सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल बार बार पूछा जाएगा जब जब आप इन लोगों के साथ खड़े होंगे। अब हाल की घटना पर आइए। जो कुछ हो रहा है कर्नाटक में, उसको जो करा रही है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और उसके पीछे से जो उनका जो नया संगठन बना है सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सबको पता है, वो घोषित रूप से कह रहे हैं कि ये सब वही करा रहे हैं और सुनियोजित ढंग से करा रहे हैं। फिर भी आप उनके समर्थन में क्यों खड़े हैं? जो लोग, मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग इन आतंकवादियों को, देश तोड़ने वालों को, देश में सांप्रदायिकता बढ़ाने वालों को, सांप्रदायिक माहौल बनाने वालों को, संप्रदायों के बीच दूरी बनाने वालों का समर्थन करते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि ऐसा करने से देश का आम मुसलमान खुश होता है। यानी आप देश के मुसलमानों को आतंकवादियों से, जो आतंक में लिप्त हैं मुसलमान, उनसे जोड़कर देखते हैं कि हम आतंकवादी, आतंकवाद के आरोपी, आतंकवाद के दोषी के समर्थन में बोलेंगे तो देश का मुसलमान हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, हमसे खुश हो जाएगा। ये मानसिकता जब तक रहेगी तब तक आपसे सवाल पूछा जाता रहेगा, तब तक आपको कटघरे में खड़ा किया जाता रहेगा। जब तक आप अपने देश की सेना की बहादुरी पर सवाल उठाएंगे तब तक आपसे सवाल पूछा जाता रहेगा। जब तक आप देश के वीर सैनिकों के बलिदान पर सवाल उठाएंगे तब तक आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये रोना छोड़ दीजिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। जवाब दीजिए कि आप देश के साथ खड़े क्यों नहीं नजर आते हैं? आप क्यों आतंकवादियों के साथ, आप क्यों आपराधिक तत्वों के साथ, आप माफिया के साथ खड़े नजर आते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो तो आपको परेशानी क्यों होनी चाहिए? आपको खुशी क्यों नहीं होती है? अगर माफिया का साम्राज्य ध्वस्त किया जा रहा है, उसको जेल भेजा जा रहा है, उसकी संपत्ति को जो है जब्त किया जा रहा है, तो खुशी आपको भी होनी चाहिए। माफिया से आखिर आपका क्या रिश्ता है? ये तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई से आपको दुख होता है। तो सवाल तो बहुत हैं और सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। 2008 के अहमदाबाद के बॉम्ब ब्लास्ट का जो फैसला आया है वो देर से भले आया है, लेकिन वो देश की न्याय व्यवस्था में भरोसे का फैसला है कि देर से ही सही कानून की चक्की पीसती ज़रूर है। तो देर से हुआ लेकिन न्याय हुआ है, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिली है। अब इस पर भी अभियान चल पड़ा है कि इतने लोगों को फांसी की सज़ा दी जा रही है। अब ये मानवाधिकार का सवाल बनाया जाएगा, उनकी पैरवी होगी कि उनकी फांसी की सज़ा रुक जाए, वो माफ़ हो जाए, इसकी कोशिश होगी। और देश और विदेश से लोग खड़े होंगे, विदेशी अखबारों में लेख लिखे जाएंगे। आप देखते रहिए अभी कौन कौन सा एनजीओ इनके समर्थन में आता है, कौन इनके साथ खड़ा होता है। उनकी पहचान, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो घर के अंदर के जो दुश्मन हैं उनकी पहचान कीजिए, उनसे सावधान रहिए, उनके जाल में मत फंसिए।
अगर आप देश की सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, तो सजग रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।